हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। पिछले 3-4 दिनों से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए जा रहे थे। कारण कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया गया है। आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर ऐसे नॉर्मली साउंड तो अच्छा है, लेकिन हेडफोन में साउंड कुछ क्लियर नहीं आ रहा, उसमें थोड़ी सी हमिंग हो रही है। तो उस प्रॉब्लम पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और जो बहुत हद तक उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया गया है। थोड़ी बहुत समस्या है तो उसे भी हम जल्द ही फिक्स कर लेंगे, जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का यह तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक चीजों को डिस्कस कर लिया था और चीज को अच्छे से समझ लिया था। तो फिर आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है हमें, चूज द ऑड वन आउट। चार ऑप्शन दिए गए, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऑफिस और कॉलेज। चार ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए और इनमें से सही चुनना। ऑड वन आउट मींस टू से स्टूडेंट्स के इनमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऑड कौन है, सबसे अलग कौन है, सबसे भिन्न कौन है। तो आप ये देख समझ सकते हो ना, सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आसान है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज ये तीनों एक समान है। यहाँ पे जो ऑड है, यहाँ पे जो सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, वो क्या है? ऑफिस है। तो इसलिए आप इन तीनों ऑप्शन को गलत करके आप तीसरा ऑप्शन ऑफिस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑफिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कुछ दिया है यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे देखिए, लिखा है कि डैश सेल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी। ऑप्शन है whose, whom, who और which। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब कोई क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का आता है, चाहे वहां पे आपको कुछ भी भरना है, चाहे आपको आर्टिकल भरना है, से भरना है, प्रेपोजिशन भरना है, कुछ भी वहां पे आपको सेलेक्ट करना है। तो जहां पे वो भरा जा रहा है उसके बाद और उसके पहले का शब्द क्या है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो उसको हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इन वर्ड्स को देखिए, whose, whom, who और which दिया गया है। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक आपको हेल्पिंग वर्ब दिया गया है ना, बार बार पेन सिलेक्ट करना पड़ रहा है। आप देखो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब दिया गया सेल और उसके बाद एक सब्जेक्ट लिखा गया है। आप ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि हुज एक एडजेक्टिव का काम करता है और एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है? नाउन को। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? सेल, जो एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। नाउन तो बिल्कुल नहीं है, तो आप पहले इसको हटा दो यहाँ पे। इसके बाद ऑप्शन है हूम, जो आपका करेक्ट आंसर है। मैं बताता हूं कि क्यों है करेक्ट। आप यहाँ पे देखो हु और विच, दो और ऑप्शन दिए गए हैं। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखोगे जहां पे हु लिखा गया है, तो बच्चे ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हु से शुरू होंगे, तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम भी वही करता है। जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, है ना, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। यहाँ पे हु के अतिरिक्त कोई और सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट का भी काम करता है। जबकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट आई पहले से दिया गया है, तो आप इस ऑप्शन को भी इनकरेक्ट कर लो इस हिसाब से। अब लिखा है कि विच सेल आई, ध्यान देना है कि विच का प्रयोग जनरली जो है थिंग के लिए होता है, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक पर्सन है, तो आप इसको हटा दोगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? होम। और तब सेंटेंस का मीनिंग भी इस पे आएगा कि whom shall I fear, मैं किससे डरूंगा। whom shall I fear, मैं किससे डरूं, मैं किससे डरूंगा। but the ones who hurt me, लेकिन मैं उनसे डरूंगा, है ना, जो मेरा दिल दुखाते हैं, जो मुझे हर्ट करते हैं, who hurt me। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 पे आती है। क्वेश्चन नंबर 53 जो आपका दिया गया है, वो क्या कुछ है यहाँ पे वो देखिए। 53 पे है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फॉरबिड। फॉरबिड जो वर्ड है बच्चे, इसका अर्थ होता है किसी को मना करना, किसी को ना करना, मना करना, रोकना किसी काम को करने से, ये फॉरबिड का मीनिंग है। और हमें इसमें से चुनना है सही सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाला शब्द हमें यहाँ पे चुनना है। ऑप्शन है अलाउ, प्रोहिबिट, अकॉम्प्लिस और होल्ड। आप जानते हैं अलाउ का अर्थ होता है किसी चीज को स्वीकृति देना, कि आप करो किसी काम को, अगर कोई करना चाह रहा है तो उसे अलाउ करना मतलब उसे स्वीकृति देना। और जबकि हमें एंटोनिम्स नहीं पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है, तो आप पहले इसको रिमूव कर दो, यहाँ से इसको आप हटा दो, ये आपका गलत हो जाएगा अलाउ। फिर एक ऑप्शन है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब भी होता है मना करना। ध्यान देंगे, फॉरबिड मना करना,
प्रोहिबिट का अर्थ भी क्या है, मना करना। तो सिनोनिम्स आपका ये सही मैच कर रहा है। एकम्प्लिस किसी काम को पूरा करना या कोई चीज पूरा हो जाना, तो ये आपका नहीं आएगा। और होल्ड, होल्ड मतलब रोकना किसी चीज को, ठहराना, तो ऐसी स्थिति में आपका ये भी गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे आप देख लोगे, लिखा गया है कि द एंटोनिम्स ऑफ डुप्लीकेट इज। बच्चे, हमें यहाँ पे डुप्लीकेट का एंटोनिम्स चुनना है। आप जानते हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब नकली, नकली मतलब जाली, ये मीनिंग है इसका। और हमें इसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब उल्टा शब्द, विलोम शब्द, जो इसके मीनिंग में इसके विपरीत हो, है ना, इसके अगेंस्ट हो, ऐसे वर्ड्स चुनने हैं। डुप्लीकेट, और बड़ा सिंपल ऑप्शन है, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से कमेंट कर दो यहाँ पे क्या होगा। बिल्कुल सही, क्या होगा, ओरिजिनल। हमें डुप्लीकेट के लिए जो एंटोनिम्स चुनना है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 पे देखो आप क्या दिया गया है। लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 55 पे, डू व्हाट यू वांट टू डू, डैश डोंट डिस्टर्ब मी, है ना। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, दो, दैट, बट और सो, सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। डू व्हाट, ध्यान देंगे, डू व्हाट यू वांट टू डू, करो जो तुम करना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो वो करो। डू व्हाट यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हो करो। तो यद्यपि मुझे डिस्टर्ब मत करो, कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो सही कॉम्बिनेशन क्या है, कि जो करना है करो, जो करना तुम चाहते हो वो करो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। आपका यहाँ पे रेस्ट तीन ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फैक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे जो चीजें दी गई है उसको देखेंगे आप एक बार। लिखा गया है, इट वॉज नॉट अ डैश एक्ट एट ऑल। ऑप्शन है पार्डन, पार्डनिंग, पार्डन और पार्डनेबल, है ना। ये चार ऑप्शन दिया गया। इट वॉज नॉट अ डैश एक्ट, बच्चे पार्डन शब्द जो है इसका मतलब होता है क्षमा करना। पार्डन एक वर्ब है ना, माफ करना, क्षमा करना, है ना, ये इसका मीनिंग है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इट वाज नॉट अ डेस। मैंने फिर से वही बात रिवाइज करना है आपको, कि जहां पे फिल करना है आपको इन ऑप्शंस को, उसके आगे और पीछे वाले शब्द को बड़ा बढ़िया से आपको देखना है। आप एक बात तो अच्छी तरह जान रहे हो ना यहाँ पे, कि ये क्या है बच्चे, आर्टिकल का प्रयोग करा गया है। और आगे क्या लिखा गया, एक्ट, मतलब ये क्या है भैया, नाउन है ना? तो नाउन से पहले कौन आएगा, नाउन को फॉलो कौन करता है, एडजेक्टिव फॉलो करता है। और एडजेक्टिव अगर फॉलो करेगा तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब ही है। पार्डनिंग वर्ब ही है फोर्थ फॉर्म में, और ये पार्डन वर्ब ही है थर्ड और सेकंड फॉर्म में। अब यहाँ पे आ जाओ, पार्डनेबल, ध्यान देंगे, पार्डनेबल जब वर्ड में एबल लग जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, और तो सही आंसर हमारा चौथा ऑप्शन होगा, डी होगा, पार्डनेबल। इट वॉज नॉट अ पार्डनेबल एट ऑल, ये काम बिल्कुल भी क्षमा के लायक नहीं था, पार्डनेबल नहीं था, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 पे आप देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 57 आपको दिया गया है, चूज द ऑड वन आउट। फिर से वैसा ही क्वेश्चन दिया है जहां पे चार ऑप्शन आपको दिए गए, और एक जो सही ऑप्शन है उसे हमें जो है सेलेक्ट करना है। और सही ऑप्शन क्या है, चार में से जो बिल्कुल ऑड है, जो सबसे भिन्न है, जो सबसे अलग है, उसे हमें चुनना है। पेन, मार्कर, पेपर और पेंसिल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताज्जुब की बात है। आप खुद ही पकड़ सकते हो कि भैया पेंसिल, मार्कर और पेन, ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं, एक ही तरह की चीजें हैं। तो आपको यहाँ पे ऑड वन आपको चुनना है, जो सबसे भिन्न है। तो भिन्न कौन है, पेपर है, ये आपका सही हो जाएगा। बाद बाकी तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे अगर आप देखो तो लिखा है कि यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट डैश।
ये क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन टैग का है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग करना है ना। और क्वेश्चन टैग दो तरह के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग और दूसरा होता है निगेटिव क्वेश्चन टैग, है ना। जब क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, और लास्ट में जो है एक क्वेश्चन मार्क आपको ऐड करना होता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख ही रहे हो, तो वो ऐड करने की अभी जरूरत नहीं है। जो निगेटिव क्वेश्चन टैग होता है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर नॉट होता है, और फिर सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट जो है वो कोई प्रोनाउन होना चाहिए, अगर नाउन है तो उसे पर्सनल प्रोनाउन में कन्वर्ट करके लिखना होता है। ध्यान रखेंगे, अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग वैसे सेंटेंस के लिए लागू होता है जो सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, मतलब उसमें नॉट या नेगेटिव वर्ड है। और निगेटिव क्वेश्चन टैग ऐसे सेंटेंस के लिए लागू होता है जो पहले से अफर्मेटिव है, मतलब उसमें नॉट या नेगेटिव वर्ड कोई नहीं दे रखा है। आप देखो इस सेंटेंस में एक निगेटिव वर्ड पहले से है, क्या है, नेवर, तो निश्चित ही इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। और अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग है तो पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए और फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट। इसका हेल्पिंग वर्ब देखो क्या है, हैव। तो अब देख लो हैव वाला एकमात्र ऑप्शन ये है, और फिर सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या लिखा है, यू, तो हैव यू तो यहाँ दिया हुआ है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 पे आप देखो, क्वेश्चन नंबर 59 पे लिखा गया है यहाँ पे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन, है ना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन, ये एक फ्रेज दिया गया आउट ऑफ क्वेश्चन, इसका हमें सही मीनिंग चुनना है। जो आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ क्वेश्चन मीन्स टू से जो आपके समझ से बाहर है, जो आपके रीच से बाहर है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है, परे है, ऐसी चीजों को चुनना है। तो आप देख पा रहे हो एक ऑप्शन लिखा है अनडिजायरेबल, इम्पॉसिबल, अनप्लेजेंट और इरेसिस्टिबल। ध्यान देना है बच्चे, अनप्लेजेंट का अर्थ होता है अप्रिय, ऐसा नहीं होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इरेसिस्टिबल, अब तक ये भी नहीं होगा। अब है अनडिजायरेबल, जिसकी कभी डिजायर नहीं करी हो, और दूसरा इम्पॉसिबल, जो संभव नहीं हो। तो आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब है जो आपके रीच से बियॉन्ड है, उससे परे है, जो आपकी पहुंच से बाहर है, आपकी समझ से बाहर है, मीन्स टू से वो इम्पॉसिबल है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इम्पॉसिबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 पे देखो क्या कुछ दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 60 पे लिखा है, their idea of a holiday dash at a resort. ऑप्शन है इज रिलैक्स्ड, इज टू रिलैक्सिंग, इज टू रिलैक्स और इज रिलैक्सिंग, है ना। यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चे, आप फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे लिखा पहला ऑप्शन इज रिलैक्स्ड। आप जानते हो ना कि एम इज आर वाज वेयर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तभी आएगा जब वो सेंटेंस पैसिव में हो, और ये सेंटेंस तो पैसिव में नहीं है, आप हटा दो। नेक्स्ट है इज टू रिलैक्सिंग, यहाँ पे आप देखो टू के बाद ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म लाया गया है, और जबकि आप अच्छी तरह जानते हो, और नहीं जानते हो तो जान लो, है ना, कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो आप पहले इसको भी हटा दो। अब इज टू रिलैक्स, यहाँ पे देखो ए टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इज रिलैक्सिंग, देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज रिलैक्सिंग, मतलब उनका जो विचार है, आइडिया है अपने होली डे पे किसी रिजॉर्ट में, है ना, ठहरने का या रिलैक्स करने का, वो आइडिया ही रिलैक्स हो रहा है। ध्यान दीजिए, देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज रिलैक्सिंग, मतलब उनका आइडिया जो हॉलीडे का वो थोड़ी रिलैक्स कर रहा है, मतलब कहने का मतलब कि देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे इज टू रिलैक्स, मतलब उनका जो आइडिया है हॉलीडे पे रिलैक्स करने का एट अ रिजॉर्ट, है ना। तो आपका सही आंसर क्या है, इज टू रिलैक्स। यहाँ इज रिलैक्सिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। आई होप यहां तक चीजों को आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। और जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 1 to 60 होता है वो आपके ग्रामर पोर्शन से होता है, और 60 to 100 जो होता है वो आपके लिटरेचर पोर्शन से होता है ना। और आप डेफिनेटली अब तक अपने सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, और लिटरेचर के लगभग सारे चैप्टर्स को पढ़ चुके ही होंगे। तो आइए देखते हैं लिटरेचर में क्या कुछ दिया गया था, क्या कुछ पूछा गया था 2024 इंटरमीडिएट एग्जाम में, है ना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब लिटरेचर से ऐसे ओवरऑल ये क्वेश्चन नंबर 61 है।
ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम डैश। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है लिटरेचर के पोएट्री सेक्शन से, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसे डब्ल्यू एच अडन ने लिखा है, तो उस पोएम का जो लास्ट स्टांजा है बच्चे, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, टोटल 5 स्टांजास में लिखे गए, 5 स्टांजा में लिखे गए। और उसमें जो आखिरी स्टांजा है, इसमें डब्ल्यू एच अडन बात कर रहे हैं ना, और ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, वो लाइन कुछ इस तरह से है कि whose white waterfall could bless travelers in their लास्ट डिस्ट्रेस। इस पोएम में कवि ने ट्रैवलर्स किसको बताया है? तो द एजिंग पर्संस ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के जो उम्र दराज लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन्हें ट्रैवलर्स बताया है, जो अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा ना, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ही मीन्स टू से दैट द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ फॉर द एजिंग पर्संस ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे समाज के, हमारे जहां हम रहते हैं, वहां पे जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो अपनी मृत्यु के कगार पर खड़े हैं, उन्होंने ट्रैवलर्स बताया, और उनके लिए ही कहा है कि मृत्यु उनके लिए तेजी से की तरफ बढ़ रही है, या वो मृत्यु की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ध्यान होगा आपको कि whose white waterfall could bless travelers in their last distress, है ना? ये कहां से लिया गया बच्चे? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से। आई होप आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 62। 62 पे यहाँ पे लिखा गया है, द सोल्जर इज ए और एन डैश। अगर आपने द सोल्जर पढ़ा है, रूपर्ट ब्रुक ने इसे लिखा है ना? उन्हें वॉर पोइट कहा जाता है, और उन्होंने अपने जीवन में कुल 5 वॉर पोएम लिखे, और वैसे पोएम जिसमें 14 लाइन्स हो। कितनी लाइन्स हो बच्चे? 14 लाइन्स। ए पोएम which contains 14 lines, which contains 14 lines is called a sonnet। ऐसी कविता जिसमें 14 पंक्तियां रहती हैं, 14 पंक्तियों की ऐसी कविता को सोनेट कहा जाता है। और आपके 12th के लिटरेचर में रेनबो पार्ट 2 में जितने भी पोएम पढ़ रहे हैं, उसमें एकमात्र सोनेट यही है। तो पूछ रहा है द सोल्जर इज ए और एन डैश, तो आप सही आंसर क्या? सोनेट। से और ऑप्शन को आप जान लीजिए थोड़ा सा। अगला ऑप्शन है बैलेड। बैलेड का मतलब क्या है? बैलेड मतलब प्रेम गीत, प्रेम में गाया गया गीत। तो ये आपका इनकरेक्ट है। इपिक, इपिक महाकाव्य, इस तरह से मीनिंग है इसका, गलत है। और लिरिक, पोएम को ही लिरिक भी कहा जाता है। पोएम के लिए अगर सिनोनिम्स लिखना हो तो आप लिरिक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अगर सोनेट यहाँ ऑप्शन में नहीं होता तो आप लिरिक के साथ जा सकते थे, बट सोनेट है, तो आप जान ही रहे हैं कि इस पोएम को रूपर्ट ब्रुक ने 14 पंक्तियों में लिखा। और इनफैक्ट रूपर्ट ब्रुक ने अपने लाइफ टाइम में कुल 5 सोनेट्स लिखे, और वो 5 के 5 जो थे वो वॉर सोनेट्स थे, है ना? तो समझ गए होंगे, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 जो लिखा गया है यहाँ पे, वह है ऑटम इज अ सीजन ऑफ डेथ, और टू ऑटम। ये पोएम आपको पढ़ना है, और आई होप आपने पढ़ लिया होगा, है ना? और टू ऑटम जिसे जॉन किट्स ने लिखा है, जिसमें उन्होंने ऑटम सीजन की तारीफ की है। जनरली ऑटम सीजन के ऊपर बहुत सारे लोग लिखते नहीं, बहुत सारे कवि लिखते नहीं। ये पोइट्स का बहुत फेवरेट सीजन नहीं होता है। स्प्रिंग के ऊपर सब लिखते हैं, ऑटम के ऊपर इन्होंने लिखा है, और ऑटम सीजन की खूबसूरती को बताया है ना? कि उसमें क्या होता है, कैसे है ऑटम सीजन, जो जिसको लोग बहुत नजरअंदाज करते हैं, वह भी काफी सुहावना होता है, प्लेजेंट होता है, प्रिय होता है। तो ऑटम इज अ सीजन ऑफ डेथ, फ्रूटफुलनेस, नो फायर, नो रेन, और नो लिव्स। ध्यान देंगे बच्चे कि ऑटम, पतझड़, इसके बारे में उन्होंने लिखा था, सीजन ऑफ मिस्ट एंड फ्रूटफुलनेस। ऑटम सीजन में मिस्ट मतलब धुंध, धुंध मतलब कोहरा होता है भैया, और इसमें जो कुछ फ्रूट्स होते हैं वह भी फलते हैं, वो पेड़ पर फल जो है लद जाते हैं, है ना? फिर स्प्रिंग आता है कुछ फ्रूट्स के लिए, जैसे सेब हो गया, तो सेब जो है ऑटम में ही जो है वो पेड़ पर लदते हैं, है ना? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? फ्रूटफुलनेस, नो फायर, नो रेन, और नो लिव्स आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इस सेशन को काफी एंजॉय कर रहे होंगे।
और अगर आपको फायदा हो रहा है, आप इसे एंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, हमारी हेल्प करें, ताकि हम और भी ऐसे ही काफी एनर्जेटिक वे में आपके लिए नए नए सेशंस, नए नए क्लास लेके आते रहे और आपको सिखाते रहे। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। लिखा है कि एंड व्हेन आई क्रैम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम। ये जो पंक्ति ली गई है, एंड व्हेन आई क्रैम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, ये एक पोएम का लाइन है और आपके रेनबो पार्ट 2 का सबसे छोटा पोएम है ना। और वो पोएम है एन एपिटाफ, जिसमें वाल्टर डिलामेर ने अपनी जो उनकी बिलवड है उसके लिए ये पंक्ति लिखी है कि एंड व्हेन आई क्रैम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, है ना। वो एक पश्चिमी देशों की सबसे खूबसूरत महिला की बात कर रहे हैं, जिसके प्रति उनका बहुत प्रेम था और उन्हें इस बात का डर था। एंड व्हेन आई क्रैम्बल, उन्हें डर था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। क्रम्बल कहने का अर्थ है बच्चे ढह जाना, समाप्त हो जाना, अंत को प्राप्त हो जाना। तो क्रम्बल, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, मतलब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। हु विल रिमेंबर, तो कौन इसे याद करेगा, कौन इसे यूं याद करेगा, है ना। कौन इसे याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की इस खूबसूरत महिला को, है ना बच्चे। तो समझ गए होंगे, ये लिया गया है एन एपिटाफ से। रेस्ट 3 ऑप्शंस जो है आपके बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 भी देख लो आप एक बारी। क्वेश्चन नंबर 65 पे लिखा गया है द डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम, है ना, एडी 1150 टू 1500। ऐसा ये आपका दिया गया है और हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ा, अगर आपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ा है, तो आपने डेफिनेटली इंग्लिश के पीरियड्स को याद करा होगा, है ना। इंग्लिश हिस्ट्री जो है उसको 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे एंशिएंट इंग्लिश भी कहते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड एंड मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 449 449 से लेकर 1066 तक का जो काल रहा, जो अवधि रही, जो पीरियड रहा, उसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा गया। इसके बाद 1150 से लेकर 1500 तक का जो पीरियड रहा, आपसे पूछ क्या रहा, 1150 से 1500 तक का जो पीरियड रहा, ये मिडिल इंग्लिश पीरियड रहा। और 1500 के ऑनवर्ड्स जो आगे की चीजें रही, ये सभी मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में रखा गया। और बड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता है, ध्यान दीजिए कई बच्चों का, और हो सकता है कि उनके टीचर्स उन्हें बताते नहीं होंगे। 449 से लेकर 1066 तक, 1066 तक का जो पीरियड रहा है, ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड रहा है। फिर 1150 से कैसे शुरू हुआ, 1150 से कैसे शुरू हुआ, 1500 तक तो समझ में आ रहा। 11, ये बीच का पीरियड क्या था बच्चे, इसी बीच के पीरियड को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना जाता था। इस बीच में इंग्लैंड में, ब्रिटेन में और दूसरे लोगों का राज था, दूसरी भाषा का बड़ा प्रभाव रहा, इसलिए इस बीच में की अवधि को जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के नाम से जाना गया। और 1150 से फिर से जब ब्रिटेन में अंग्रेजी भाषा का स्थापत्य हुआ, फिर से वहां पे चीजों को कंटिन्यू करा गया, फिर इसे मिडिल इंग्लिश पीरियड में डिवाइड किया गया, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि 1150 से लेकर 1500 तक का जो पीरियड रहा है, वो मिडिल इंग्लिश पीरियड का रहा है। ओल्ड, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 66 में जो यहाँ पे चीजें दी गई हैं, लैटिन एंड डैश वर द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में और भी बहुत सारे भाषाओं का प्रभाव था। मेजर इन्फ्लुएंस बच्चे, मेजर मतलब मुख्य, बहुत बड़ा, और इन्फ्लुएंस का अर्थ है प्रभाव। और पूछ रहा कहा ओल्ड इंग्लिश पीरियड में किन 2 भाषाओं का, एक तो दे दिया लैटिन, दूसरा पूछ रहा है किन दूसरा वो कौन सी भाषा थी जिसका बड़ा प्रभाव रहा था। ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पोर्शन है बच्चे। उस टाइम पे स्कैंडिनेवियन, ये एक लैंग्वेज था जिसका बड़ा प्रभाव था। इंडियन तो भैया कोई लैंग्वेज ही नहीं है, इंडियन तो कोई भाषा ही नहीं है। फ्रेंच और ग्रीक ये उस समय पे नहीं थे, है ना। उस समय पे क्या थे, लैटिन और स्कैंडिनेवियन, इन 2 भाषाओं का जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में काफी मेजर इन्फ्लुएंस रहा था, काफी प्रभाव रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 पे आप देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 67 है द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज डैश एज द मदर टंग। बच्चे मतलब जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, कहा, भारत में, ध्यान देंगे, द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया,
भारत में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियन समझते हैं आप? ऐसे लोग जो जिनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई ब्रिटिशर्स रहा हो, ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और एंग्लो इंडियन जो है यहाँ पे मदर टंग के रूप में, अपनी मातृभाषा के रूप में जो है किसको चुनते हैं, किसका यूज करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। तो जो एंग्लो इंडियन है, ध्यान देंगे, वो हिंदी को चूज नहीं करते, वो पारसी को चूज नहीं करते, वो उर्दू को चूज नहीं करते, वो किसको चूज करते हैं? इंग्लिश को प्रीफर करते हैं एंग्लो इंडियन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे आप, सॉरी 67 तो हो गया आपका। 68 पे देखो क्या कुछ दिया गया है आपको करने के लिए यहाँ पे। 68 में हु रोट सी स्टॉप्स टू कॉन्कर, है ना? ऑप्शन है जीवी शॉ, टीएस इलियट, सलमान रश्दी और ओलिवर गोल्ड स्मिथ। ये रचना सी स्टॉप्स टू कॉन्कर, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ही पढ़ना है। इसे लिखा है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। ये सलमान रश्दी नहीं है, टीएस इलियट नहीं है, जीवी शॉ नहीं है। जीवी शॉ की रचनाओं को आपने पढ़ा होगा, जैसे इनकी रचना रही है जीवी शॉ, तुगलक, हयावदना, इस तरह की रचनाएं इनकी रही हैं। टीएस इलियट, इन्होंने लिखा है मॉडर्न कैथेड्रल, मेकाविटी, द मिस्ट्री कैट, है ना? इस तरह की रचनाएं इनकी है। सलमान रश्दी की कोई रचना मैंने पढ़ी नहीं कभी। ओलिवर गोल्ड स्मिथ इसका कुल मिलाकर के करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 69 क्या है वो देख लो आप एक बार। 69 पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा गया है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ अ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर्स, है ना? ऑप्शन दिया गया है 4, 2, 3 और एक और ऑप्शन है शायद 5 लिखा है, मैं देखता हूँ उसको स्क्रॉल करके क्या लिखा है। पहले आप इन तीन ऑप्शन पे विचार कर लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन जो लिया गया है ना, ये लिया गया हाउ फ्री इज द प्रेस से, जिसे डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है, और यह एक ऐसे है। और वहां पे डोरोथी एल सेयर्स ने क्लियरली बताया है कि किसी भी न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल पॉलिसी है, ये दो मेजर फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। एक तो होता है एडवर्टाइजर्स, और दूसरे होते हैं सेंसरशिप फ्रॉम गवर्नमेंट, है ना? तो टू मेजर फैक्टर्स इज द राइट आंसर, है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 पे आप देखोगे क्या कुछ आपको दिया गया है यहाँ पे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 पे यह लिखा गया है पर्ल एस बक एट हर फूड डैश इन इंडियन विलेज। आपने पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज, है ना बच्चे? पढ़ा है ना आपने? नहीं पढ़ा तो पढ़ा दूंगा, फिलहाल यहाँ ध्यान दे दो। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, पर्ल एस बक ने लिखा है ना? ये जन्म से अमेरिकन थी, चाइना में इनका पालन पोषण हुआ इनके मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा। इनका जो फैमिली डॉक्टर था वो कोई इंडियन था, और बचपन से ही इनका इनका जो है इंडिया घूमने की काफी जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी। ये इंडिया भ्रमण पे आई थी, और इंडिया आई थी कब? ये आई थी बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले आई थी। और बाद में इन्होंने लिखा था माय सेवरल वर्ल्ड्स, एक ट्रैवलॉग था इनका, यात्रा वृतांत था। उसमें इन्होंने ये लिखा था इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज, पर्यटकों की नजर में भारत कैसा है वो। और लिखा है पर्लस बक एट हर फूड डैश इन एन इंडियन विलेज। पर्लस बक ने भोजन किया, एट खाना खाया, हर फूड डैश इन एन इंडियन विलेज, और एक भारतीय गांव में, एक गांव में गई थी। एक्चुअली वो इंडिया जब आई थी ना पर्लस बक, तो यहाँ दो तरह के लोगों से उनको ज्यादा मिलना था। एक तो जो यंग लोग थे इंडिया के उस टाइम पे बिफोर इंडिपेंडेंस, उनकी क्या सोच थी वो जानना था उन्हें। दूसरा जो गांव में पिजेंट्स लोग थे, जो किसान थे, गरीब मजदूर, लाचार बेबस किसान, कष्टकार लोग जो थे, उनसे उनको मिलना था। तो वही एक फैमिली में इनका विजिट हुआ था, एक फैमिली में गई थी इनविटेशन के ऊपर, और फिर वहां उन्होंने खाना खाया था। और खाना कैसे खाया था भैया? तो उन्होंने क्या खाया था, पहला लिखा विद लैडल, लैडल का अर्थ होता है करछुल। तो करछुल से तो कोई खाना खाएगा नहीं, आप हटा दो। अपने हाथ से खाना खाया था। एक्चुअली इंडिया में जो हम लोग खाना खाते हैं, अभी भी कितने भी मॉडर्न हो रहे हैं हम लोग, काफी आधुनिकता आ गई हमें भी, लेकिन अभी भी हम लोग गाँव में खाना जो है हाथ से ही खाते हैं, हाथ को धो करके बढ़िया से साफ सुथरा करके खाना हाथ से ही खाते हैं। तो उन्होंने भी हाथ से खाना खाया था, केला का पत्ता बिछाया गया था, उस पे जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड होते हैं वो रखा गया था, और उन्होंने हाथ से खाया गया था, खाना खाया था। एक्चुअली उससे पहले जब वो चाइना में थी, तो वो उनका खाने का सिस्टम, वहां पे लोग चॉपस्टिक से खाते हैं। लिखा है ना चॉपस्टिक, वो दो डंटी होता है थोड़ा सा लकड़ी का बना हुआ, उसको पकड़ पकड़े खाते हैं। ये मोमोज, चाउमीन, ये सब खाने की जो चीजें हैं, ये चॉपस्टिक से खाने की चीजें चाइना से आई हैं, है ना?
तो उन्होंने यहाँ पे खाना किससे खाया था? विद हर हैंड्स, विद फॉर्क एंड स्पून। करने का अर्थ है कि वो चाकू छुरी से तो नहीं खाया था, यहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने हाथ से ही खाना खाया था। और अगर हाथ से नहीं खाते, चॉपस्टिक से खाते, तो लिखते क्यों? कुछ तो उनके लिए नया हुआ था कि हाथ से उन्हें यहाँ पे खाना खाया था उन्होंने, है ना? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर जो 71 है लिखा है दैट दो लव्स मी एज दो स्टार्स। ध्यान देने हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। दैट्स दो लव्स मी, ध्यान देंगे ऐसे जो वर्ड्स हैं आपके लिटरेचर में, पोएट्री सेक्शन में एक ही पोएम में लिखा गया है, और वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और ध्यान देना है वो ऑप्शन तो आपको यहाँ पे दिया गया है, बाद बाकी इनकरेक्ट है। दैट दो लव्स मी एज दो साइस्ट मी, जॉन डन अपने बिलवड वाइफ को जब समझा रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि मैं जो जा रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से जो ट्रैवल करने जा रहा हूँ, मैं अपने लाइफ को एम्यूज करना चाहता हूँ, और तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तुम मुझसे प्रेम भी करो और रो भी, आहें भी भरो, है ना? लव्स टू मी एज दो साइज, ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक काम हो सकता है, या तुम मुझसे प्रेम करती हो, या फिर तुम मेरे लिए रोती हो और आहें भरती हो, क्योंकि तुम्हारे रोने से और आहें भरने से मुझे दिक्कत है ना? इट टेक्स माई सोल अवे। दैट्स द लव्स टू मी एज दो साइड, नॉट इन टाइम दो लाइफ वेस्ट ऑफ मी। इस तरह से कुछ पंक्तियां वहां पे उन्होंने लिखी है। तो सही आंसर क्या है बच्चे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रियली अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, डिस्कशन आपका बहुत बढ़िया जा रहा है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। क्वेश्चन लिखा है इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन केट्स एक्टिवेट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर। जॉन केट्स ऑटोटम, और अभी अभी कुछ पिछले क्वेश्चन में हमने क्या समझाया था जो ऑटोटम से था? जॉन केट्स ने ऑटम सीजन के खूबसूरती की बात करी है ना? जो ऑटम सीजन, जिसको जो कवियों का बहुत फेवरेट सीजन नहीं माना जाता है, नॉर्मली पोएट उस पे चीजें लिखते नहीं है, इन्होंने लिखा, और इन्होंने ऑटम सीजन की खूबसूरती को बताया। पूछ रहा है स्कार्सिटी, ब्यूटी, मैच्योरिटी, और क्या पूछ रहा है इसमें? थोड़ा मैं और ऊपर कर लूं इसको, इमेच्योरिटी। तो लिखा है इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स जॉन किट्स एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डेथ इन नेचर। समझ गए होंगे, ब्यूटी इज द राइट आंसर, स्कार्सिटी कमी, मैच्योरिटी परिपक्वता, और इमेच्योरिटी है ना अपरिपक्वता। बात किसकी हो रही है भैया? ब्यूटी की। सही आंसर यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 73 पे क्या कुछ लिखा है, इसको आप थोड़ा सा देख लो एक बार अच्छे से। लिखा है डैश स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस। एजुकेशन, पॉवर्टी, क्लास और पॉलिटिक्स। एजुकेशन शिक्षा, पॉवर्टी गरीबी, क्लास जाति वर्ग, और पॉलिटिक्स राजनीति। स्टॉप मतलब रोकना, हिंडर मतलब बाधा पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, और प्रोग्रेस हमारी उन्नति को। मतलब इनमें से कौन है जो हमारे उन्नति को रोकता है और बाधा पहुंचाता है, रुकावट डालता है? क्या एजुकेशन रुकावट डालता है? आई डोंट थिंक सो। पॉवर्टी गरीबी, ये थोड़ा सा हो सकता है। क्लास वर्ग, मे बी इसको लिया जा सकता है बहुत दूर से। पॉलिटिक्स राजनीति, तो मुझे ये दो ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट लग रहे हैं यहाँ पे, कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स हमारे एजुकेशन और हमारे प्रोग्रेस को, सॉरी हमारे प्रोग्रेस को तो वो रोकता नहीं है। तो या तो पॉवर्टी या क्लास। ये क्वेश्चन अगर आप चैप्टर के अकॉर्डिंग जाएं, अगर आप चैप्टर के अकॉर्डिंग जाएं, तो फिर ये आपका सही आंसर लगता है चैप्टर में जो दिया है। लेकिन प्रैक्टिकली इसमें ये दोनों बातें मुझे गलत लगती हैं। इसमें एक सही आंसर हो सकता है, प्रैक्टिकली सोचे तो वो है पॉवर्टी। आप इसको इनकरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचे तो पॉवर्टी है। हाँ, गरीबी हमारे मार्ग में बाधक जरूर है, हमें रोकता है और हमारे प्रोग्रेस को जो है हिंडर करता है। प्रैक्टिकली सोचे तो ये ऐसे बुकी आंसर अगर आप देखें, रटा गया आंसर देखें, तो फिर एजुकेशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 पे देखो क्या कुछ दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 74 पे लिखा है, एक बार फिर से मैं पेन सेलेक्ट कर लूं सही से, चलिए। डैश वॉज 12 years old and still at primary school। याद होगा आपको, द आर्टिस्ट रिटन बाय स्टिगानोया, शॉर्ट स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी, एक जापानीज टैलेंटेड बॉय की बात करी जा रही थी यहाँ पे, है ना? जो एक पूरा चाहता था बट
तो वो एक आर्टिस्ट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। नो वन कुड अंडरस्टैंड हिम और हिज टैलेंट, है ना। सो देखिए, Cass was the 12 years old and still at a primary school। कौन 12 साल का था और अभी प्राइमरी स्कूल में था, तो भैया वो कौन था, सेवी था। आप इन तीनों रेस्ट ऑप्शंस को इनकरेक्ट कर दोगे, बिल्कुल गलत है, सही आंसर है सेवी। आप एंजॉय कर पा रहे हैं सेशन को, तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें हमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। Donne compares the journey of life to that of the sun। जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है 2024 में। चलिए जल्दी से आप पहले जवाब दे दो, फिर तो मैं सही आंसर कराऊंगा, ये कमेंट कर दो जल्दी से। Donne compares his journey of life to that of the death। जॉन डन अपनी यात्रा का कंपैरिजन, अपनी यात्रा की तुलना डैश से करते हैं, किससे करते हैं भैया, सन से करते हैं। उन्होंने अपनी बिलवड वाइफ को समझाया ना कि आई विल मेक माय जर्नी स्पीडियर देन दैट ऑफ द सन। मेरी यात्रा उस सूरज की यात्रा से भी तेज होगी, बिकॉज द सन डज नॉट हैव एनी सेंस और डिजायर। आई हैव मोर सेंस मोर डिजायर देन द सन। उसके पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो है, मेरे पास तुम हो, मैं तुम्हारे लिए लौट कर आऊंगा, और फिर मेरी यात्रा, मेरे स्पिरिट, मेरे डिजायर मेरी यात्रा को तेज बनाएंगे। किसकी यात्रा से, सूरज की यात्रा से, है ना बच्चे। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, सही आंसर है आपका सन। स्टार्स को हटा दो, प्लैनेट्स हटा दो, मून को हटा दो। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, दो वाज द लास्ट ओजिंग आवर्स वाई आवर्स इट इज फ्रॉम। आपने अगर और टू अटम पढ़ा है, जॉन किट्स का लिखा हुआ, ध्यान देंगे, ये 2024 में और टू अटम से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हाट्स द लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाय आवर्स इट इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया भैया, और टू अटम से। ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देखते जाइए, वीडियो सेशन बहुत लंबा ना हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, हमें सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, द phrases and images of dash run through the poem द डैश। कई बार इस क्वेश्चन को लिखा जाता है रन थ्रू द बोथ ऑफ द स्टांजास। ये लाइन कहां से ये जो किस चैप्टर से लिया गया है, और इसमें जो आपसे पूछ रहा है किस देश का जो है उसको कैरेक्टराइज किया गया है, उसको प्रेज की गई है, तारीफ की गई है पोएम में, और किसकी छवि को प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन है इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। सबसे पहले आप ये जान लो कि ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है। द सोल्जर आपने पढ़ा है, रूपर्ट ब्रुक ने ये सोनेट लिखा है, और सोनेट में कितनी पंक्तियां होती है थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी से कमेंट करो। 14 पंक्तियां होती हैं सोनेट्स में, और इसकी पंक्तियों को दो तरह से पढ़ा जाता है, 8+6। 8 पंक्तियों के स्टांजा को ऑक्टेव कहते हैं, 6 पंक्तियों के स्टांजा को सेस्टेट कहते हैं। और जो विलियम शेक्सपियर सोनेट्स लिखते थे, दुनिया भर में जितने कवि हुए उनमें से सबसे ज्यादा सोनेट्स विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे, उनके सोनेट्स को 4×3 +2 के कैटेगरी में पढ़ा जाता था। 4 पंक्तियों के 3 स्टांजा होते थे, 4 तिया कितना भैया 12, और लास्ट में 2 पंक्ति का एक स्टांजा। तो उनकी 4 पंक्ति के स्टांजा को क्वार्टरेंस कहते थे, और 2 पंक्ति के एक स्टांजा को कॉपलेट कहते थे। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का डिस्कशन से पहले आप 4 और चीज सीख चुके हो। 8 पंक्ति का स्टांजा कोई सोनेट का है, ऑक्टेव कहेंगे। 6 पंक्ति के स्टांजा अगर कोई सोनेट का है, सेस्टेट कहेंगे। 4 पंक्तियों का स्टांजा है उसे क्वार्टरेंस कहेंगे, और 2 पंक्ति का स्टांजा है तो कॉपलेट कहेंगे। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है द सोल्जर से लिया गया है, जहां रूपर्ट ब्रुक ने 2 स्टांजा में जो है चीजों को लिखा है, और दोनों ही स्टांजा में उन्होंने अपनी मिट्टी के प्रति अपने कर्ज को बयां किया है कि उन्होंने इंग्लैंड में जन्म लिया, इंग्लैंड के प्रति उनका क्या क्या फर्ज है उसको उन्होंने बयां किया। और लास्ट में तो यहां तक उन्होंने अंडर इंग्लिश हेवन इंग्लैंड को स्वर्ग बता दिया है। और इनफैक्ट जिस देश में हम जन्म लेते हैं, जहां की मिट्टी से उपजाए हुए अन्न खाते हैं, हमारा शरीर, हम पलते बढ़ते हैं, डेफिनेटली वो देश, वो कंट्री हमारे लिए स्वर्ग होता है ना बच्चे। तो आप समझ गए होंगे, सही आंसर है इसका इंग्लैंड। फ्रांस और अमेरिका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78 पे आप एक बार देख लो।
क्वेश्चन नंबर 78 पे क्या लिखा गया है? हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पिप थ्रू द ब्लाइंड आइज। मैंने पियर को पिप पढ़ा बच्चे, पियर और पिप ध्यान देंगे, दोनों जो है एक सिनोनिम्स हैं और दोनों का अर्थ होता है ताकना झांकना। कोई आदमी कोई काम कर रहा है, बाहर से ताक झांक कर रहे हो आप, या तो पियर कर रहे हो आप या फिर पिप कर रहे हो, ताकना या झांकना। तो हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? याद होगा कमला दास, अगर आपने पढ़ा है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, उन्होंने विश करा है, क्या विश करा है? उनकी इच्छा क्या है कि उनकी जो ग्रैंड मदर्स हाउस थी वहां वो दोबारा जाना चाहते हैं। जीवन के भागम भाग में वो अब जब काफी मैच्योर हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, उस घर से काफी दूर हो गई हैं, बचपन के उन दिनों को वो याद कर रही हैं जब वो बचपन उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के घर पे बिताया था, जहां उन्हें बहुत सारा प्रेम मिला था, अपनी नानी दादी से बहुत सारा केयर मिला था। शी गॉट लॉट्स ऑफ लव देयर, शी गॉट लॉट्स ऑफ केयर देयर, है ना? तो उन चीजों को याद कर रही है। ये लाइन कहां से लिया गया? और वहां जाकर वो खिड़की के बाहर से आंखें बंद करके वहां चलने वाली ठंडी और बर्फीली हवाओं को महसूस करना चाहती हैं। शी वांट्स टू लिसन द फ्रोजन एयर देयर एंड वांट्स टू पिप थ्रू द विंडोज विद ब्लाइंड आईज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? माय ग्रैंड मदर्स हाउस। आप यहाँ पे 3 रेस्ट ऑप्शन को इनकरेक्ट कर दो। बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी देखते जाओ। और जहां पे कुछ लगे मैजिकल सीख रहे हो, कुछ अच्छा आपको सीखने को मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन आपका सही चल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो और हमें हमारी हेल्प करो ग्रो करने में। ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशन अगर देखना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 79 पे है, हु रोट डैश फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज डैश गुड बिलोंग्स टू, सॉरी, एज गुड बिलोंग्स टू यू। याद होगा आपको कौन? सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक, वाल्ट व्हिटमैन। डेफिनेटली आपको याद होगा वॉल्ट व्हिटमैन ने क्या लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उन्होंने कहा है, क्या कहा है? आई celebrate myself and sing myself. What I assume, you shall assume. For every atom of blood, as good belongs to me. Sorry, as good belongs to me, as good belongs to you. कहने का अर्थ ये है, उन्होंने इस पोएम में क्या कहा है कि जो खून का हर एक कतरा मुझ में है, वही खून का हर एक कतरा तुझ में भी है। तो जो मेरे में सोच आती है, जो मैं सोचता हूं, जो मैं महसूस करता हूं, जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, तुम भी जरूर करोगे, है ना? तो ये लाइन किसने लिखा है भैया? ये लाइन लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने। कहां से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। खून का हर एक कतरा जो मुझ में है वही तुझ में भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80 को आप एक बार देख लो तेजी से भैया। क्वेश्चन नंबर 80 पे क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 80 पे लिखा गया है, होपिंग टू किस नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम द फायर हिम, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। बैक टू बैक दो क्वेश्चन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। करेक्ट आंसर है, क्यों है मैं समझाता हूं आपको। बैक टू बैक दो क्वेश्चन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से 2024 में पूछा गया। होपिंग टू किस नॉट टिल डेथ, नॉट टिल डेथ, आशा करता हूं। उन्होंने क्या कहा? आई एम 37 years old एंड आई परफेक्ट हेल्थ बिगिन। मेरी सेहत अच्छी है, मैं 35 इयर्स का हूं, मैं 35 साल का हूं और मैं आशा करता हूं कि मैं मानवता का जो गीत गाता हूं, मैं ह्यूमन लव के लिए, ह्यूमन यूनिटी के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो मैं गीत गाता हूं, एकता का, अखंडता का, प्रेम का, है ना, मैं रुकूंगा नहीं। कब तक नहीं रुकूंगा भैया? तो नॉट टू टिल, सॉरी, नॉट टिल डेथ, जब तक मेरी मृत्यु नहीं आ जाती है, तब तक मैं मर नहीं जाता हूं, जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती है, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। ऐसा वो होप करते हैं, ऐसा वो आशा करते हैं। कहां से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किसने लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन ने। और वॉल्ट व्हिटमैन को इंडिविजुअलिस्टिक पोएट कहा जाता है, और ध्यान है आपको, और इन्हें ही पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है, लोक कवि, लोगों के कवि। अमेरिका से संबंध था इनका, है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, फटाफट देखिए, समझिए। जो चीजें आपको लग रही है कि याद रखना जरूरी है, आप कलम लेकर के उसको नोट भी करते जाइए। पर्लेस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द डेथ। देखिए बैक टू बैक फिर से दूसरा क्वेश्चन कहां से? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइड से। पर्लेस बक की चर्चा भी थोड़ी देर हमने पहले की, जहां पे उनसे, जहां क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पर्लेस बक जब इंडिया आई, तो जब एक पिजेंट के घर पे गई तो वो खाना कैसे खाई थी? खाली हाथ से, है ना? तो ये वहीं से लिया गया है। पर्ल बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द डेथ। उस टाइम में हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया डिस्कस करने में, जब वो पर्ल बक इंडिया आई
तो वो आजादी से पहले आई थी और वो भारत में 2 तरह के लोगों से मिलना चाहती थी। एक तो यूथ, भारत का युवा अपनी आजादी को लेकर क्या सोच रहा है, देश के प्रोग्रेस के लिए क्या सोच रहा है, और दूसरा इस देश में रहने वाले पीजेंट्स, काश्तकार, गरीब किसान मजदूरों का क्या हाल है, ये जानने आई थी। तो आप देख लो कि इंटरेस्टेड इन मीटिंग द लीडर्स एंड पीजेंट्स और अमेरिकन, यहाँ यूथ नहीं है भैया। अमेरिकन से मिलने इंडिया क्यों आएंगी? साधु से मिलने नहीं आई थी, लीडर्स नेताओं से मिलने नहीं आई थी, किससे मिलने आई थी? तो पीजेंट्स से मिलने आई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 82 पे लिखा गया है यहाँ पे, एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश द अर्थ, पढ़ा है, एचिबेट्स ने लिखा है एट फर्स्ट, और एचिबेट्स ने जो लिखा है, बेंजी कैरेक्टर होता है इस शॉर्ट स्टोरी में, जो मेंटली थोड़ा सा वीक होता है, एक्चुअली वो होता नहीं है, लास्ट में जाकर आपको पता चलता है कि वो कितना मेंटली स्ट्रांग था, बोलता कम था। जॉनसन का वो लड़का था बेंजी, और डॉक्टर ने उसे प्रेस्क्राइब किया था, सलाह दी थी। जब बेंजी के माँ बाप जॉनसन उसको लेकर के डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दिया था कि दिस चाइल्ड नीड्स सम स्पेशल इंटरेस्ट, है ना, टू स्ट्रेंथन इन हिज माइंड, इसके दिमाग को मजबूत करने के लिए इसे कुछ स्पेशल इंटरेस्ट की जरूरत है। और बात कहा था अभी ना कि वी आर द पीपल ऑन द लैंड, लेट हिम कीप द हेंस, मुर्गी पालन करने दो। तो शुरुआत में 10 और अ डजन, कितना दिया था भैया जॉनसन ने अपने बेटे को? 10 से 12 मुर्गियां। इसका 10 हो या ए डजन हो, ये इनकरेक्ट होगा। 10 और अ डजन क्लियर नहीं किया गया स्टोरी में कि 10 दिया था कि भैया 12। 10 और अ डजन, 10 से 12, 10 या 12 मुर्गियां दी थी, क्लियर नहीं है राइटर को, तो इसलिए 20, 30, 40 आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाओ, जल्दी से देख लो यहाँ पे क्या कुछ लिखा गया है। पहले आप सही जवाब दे दो, फिर मैं बताता हूँ। द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर, है ना। आप ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये स्पीच दिया था कहाँ? लिंकन मेमोरियल, वॉशिंगटन डीसी के स्टेप्स पे चढ़ के ये उन्होंने ये स्पीच दिया था। नेग्रो कम्युनिटी के लोगों की हालत जो उस टाइम पे अमेरिका में बहुत खराब थी, जिनके साथ सेग्रीगेशन होता था, जिनके साथ अनजस्टिस होता था, अन्याय, भेदभाव, गुलामी की जंजीरों में जो नेग्रो समुदाय के लोग जकड़े हुए थे, उनकी आजादी के लिए उन्होंने एक भाषण दिया था। कहां पे? जहां लाखों लाख की संख्या में लोग आए थे। कहां? वॉशिंगटन डीसी में, लिंकन मेमोरियल में दिया था उन्होंने ये भाषण, है ना। तो द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। उन्होंने क्या कहा था कि नेग्रोज विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर, जब तक न्याय की धारा पानी की तरह समतल होकर के नहीं बहती है, तब तक नेग्रो समुदाय के लोग चुप नहीं बैठेंगे, शांत नहीं होंगे, अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। तो सही आंसर क्या है भैया यहाँ पे? सही आंसर है आपका नेग्रोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 84 पे जो चीजें लिखी गई है आप ध्यान दो। बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू डैश, आयरलैंड, आइसलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी। बर्ट्रैंड रसेल, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो एक मैथमेटिशियन भी थे, नोबेल प्राइज इन्हें मिला था 1950 में। लिटरेचर तो लिखते ही थे, मैथमेटिशियन भी थे, कमेंटेटर भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, बहुत सारी चीजें थे, मल्टी टैलेंटेड थे ये, है ना। आप इन्हें वर्सटाइल राइटर कह सकते हैं। तो इनका संबंध कहां से था? इनका जो है ताल्लुक कहां से था? आयरलैंड से, आइसलैंड से, ब्रिटेन से, जर्मनी से। ध्यान होगा इनका संबंध कहां से था, जन्म कहां हुआ? ब्रिटेन में हुआ। आप गूगल कर लो, इनकी नेशनलिटी क्या है भैया? ब्रिटिश, मतलब इनका संबंध ब्रिटेन से था, बाद में ही अमेरिका चले गए थे, वो अलग बात है, लेकिन पूछ रहा है कहां से थे, तो ब्रिटेन से थे। सही आंसर आपका यहाँ पे तीसरा, सी फॉर कैट आपका सही आंसर है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। और 85 पे क्या लिखा है एक बार जल्दी से देख लो आप। सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो जल्दी से। पढ़ते हैं। Our ancestors dash therefore set a limit to our dash land, indulgence, towns और plains। हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स का अर्थ क्या है? पूर्वज, पहले के लोग, हमारे बाप दादा, उनसे पहले के लोग, एंसेस्टर्स। Therefore, इसलिए सेट लिमिट, उन्होंने एक लिमिट तय करी थी, उन्होंने एक सीमा तय कर दी थी टू आवर डैश, हमारे डैश के लिए। तो उन्होंने कहा था ना भैया कि हमारे इंटेलिजेंस के लिए लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि जितना हम अपने इंटेलिजेंस में लीन होते जाते हैं, उतना ही हम जो है और वीक होते चले जाते हैं, उतना ही हम क्या होता है उसमें फंसते चले जाते हैं, और एक इच्छा को पूरा करो तो दूसरी जागृत होती जाती है। फिर उन्होंने क्या कहा? Our mind is just like a restless bird
the more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. हमारा मन बेचैन पक्षी की तरह है। डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। तो इंडल्जेंस के लिए उन्होंने लिमिट सेट करी। लैंड के लिए जमीन कितनी रखनी है, हमारे पूर्वजों ने थोड़ी तय करा कि तुम्हें जमीन कितनी रखनी है, तुम्हें शहर कितने बनाने हैं, तुम्हें अनाज कितने रखने हैं। वो तो उन्होंने नहीं लिमिट लगाई। लिमिट किस पे लगाई? इंडल्जेंस पे लगाई। है ना बच्चे? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। जल्दी से देखिए क्या कुछ दिया गया आपको करने के लिए यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 86 पे दिया है कि आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज जस्ट फ्रॉम हुज पीसेस इज दिस क्वेश्चन टेकन। और कहां से ये क्वेश्चन ली गई है भैया? अब देखो आई प्लेस, मैं प्रतिज्ञा करता हूं माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, मैं अपने देश के प्रति मैं निष्ठावान रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा किसने करी थी? तो ऐसी प्रतिज्ञा की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। कब ये प्रतिज्ञा करी थी उन्होंने? तो जब वो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। तो सही आंसर तो समझ गए होंगे भैया, जाकिर हुसैन। यहाँ पे रेस्ट जो ऑप्शन है आपके बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएंगे। पढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कुछ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन नंबर 87 जो आपको दिया गया है करने के लिए, वो लिखा गया है कि नानू काका वेंट टू विजिट द टैक्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। ए पिंच ऑफ स्नैप रिटन बाय मनोहर मालगोंडकर। डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। और नानू काका वेंट टू विजिट, नानू काका मिलने गए थे। किससे मिलने गए थे भैया? वो दिल्ली आए क्यों थे? दिल्ली आए थे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। इससे पहले वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। पहले किससे मिले? द पार्टी बॉस ऑफ दिल्ली उस टाइम पे कौन? सोहन लाल रतीराम। फिर वहां से उनको वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। लंबी स्टोरी है तो आप फिलहाल आप समझ गए होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर से उन्हें नहीं मिलना था, रेलवे मिनिस्टर से कोई काम नहीं था, होम मिनिस्टर नहीं था, किनसे मिलना था? वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना था। और मिलना क्यों था ये तो स्टोरी के लास्ट तक भी राइटर ने नहीं बताया। इनफैक्ट राइटर को तो खुद ही नहीं पता चला कि नानू काका वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने आए थे तो आखिर क्यों, काम क्या था, काम नहीं पता चला। वो अपने मिशन में कामयाब होकर यहां से लौट गए, बताया भी नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 पे क्या देखा गया, लिखा गया, आप एक बार जल्दी से देख लो। लिप द डॉग वाज बॉट फॉर डैश रबल्स। रबल्स कहाँ की करेंसी है भैया? रसिया में चलती है। और लिप ए मैरिज प्रपोजल आपने पढ़ा है, एंटन चेखव का लिखा हुआ एकमात्र ड्रामा जो आपको पढ़ना है। और उसमें दो डॉग की बात करी गई है। एक गेस जो लोमोव का डॉग होता है, कुत्ता होता है, और दूसरा लिप। लिप किसका कुत्ता होता है? नटालिया का। और नटालिया ने जो वो कुत्ता खरीदा होता है, कितने में खरीदा होता है भैया? 85 रबल्स में। ध्यान होगा आपको। बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ बताने के लिए है नहीं, सीधा दाम पूछ रहा है कितने में खरीदा। अगर आपने ड्रामा पढ़ा तो डेफिनेटली पता है कि 85 रबल्स में उसने ये डॉग खरीदा था। किसको? लिप को। गेस किसके डॉग का नाम था? तो वो डॉग था लोमोव का, है ना। और नटालिया ने जो खरीदा था तो उसके डॉग का नाम कितना नाम था? लिप। और दाम कितना था? 85 रबल्स। बाद बाकी 65, 115 और 75 इनकरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 को देख लो आप एक बार जल्दी से। सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 89 पे है, इन फायर हिम दारू वाला टॉक्स अबाउट ए डैश। ऐसा मान लीजिए फायर हिम रिटन बाय के एन दारूवाला, के एन दारूवाला। और इसमें उन्होंने बात करी है किसके बारे में? तो बर्निंग घाट के बारे में। जब वो पहली बार बचपन में सैर कर रहे थे अपने पिताजी के साथ, तो किसी बर्निंग घाट के आसपास से उनका जाना हुआ, उनका गुजरना हुआ। वहां पे उन्होंने दृश्यों को देखा। उन्होंने आग को एज अ जॉरस्ट्रियन, क्योंकि केंदारू वाला पारसी धर्म को मान फॉलो करने वाले लोग थे, उन्हें जॉरस्ट्रियन कहा जाता है। और एज अ जॉरस्ट्रियन वो आग की पूजा करते हैं, है ना। और वो देखा उन्होंने, बर्निंग घाट पे देखा, शमशान घाट पे देखा कि बहुत सारे लाशों को जलाए जा रहे हैं, जहां पे आग बहुत सारे शरीर के अंगों को हाफ बर्न्ड या अनबर्न्ड छोड़ दे रहा है, या उनको आग का एक इमोरल बिहेवियर लगता है ना। और फिर वो कसम लेते हैं टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, है ना। और फिर बाद में उन्हें जाना पड़ता है रिबेलियस, न चाहते हुए भी अनिच्छा पूर्वक उन्हें उसी बर्निंग घाट पे जाना पड़ता है अपने फर्स्ट बॉर्न का क्रीमेट करने के लिए, है ना। और फिर वो एक कसम लेते हैं कि ही वुड सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग। जब उनको फायर हिम कहता है यू स्टैंड फॉरगिवन, समझ रहे हो ना आप। बढ़ते हैं, तो सही आंसर यहाँ पे हो गया क्या आपका?
बर्निंग हाउस, बर्निंग क्लोथ जलता हुआ कपड़ा, बर्निंग हाउस जलता हुआ घर, और बर्निंग फॉरेस्ट जलता हुआ जंगल। इसके बारे में तो उन्होंने बात करी ही नहीं है। बात किसके बारे में करी है? बर्निंग हाउस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए जल्दी से। पहले देखिए, अगर आप सही जवाब दे सकते हो तो जल्दी से कमेंट करते जाओ, और मैं तो सही बताने के लिए यहाँ पे खड़ा ही हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर थोड़ा सा ऊपर में स्लाइड कर लूं, लास्ट वाला ऑप्शन आपका क्लियर आ नहीं रहा। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 90, and his footprints are not found in any file of Scotland Yard. It is from, ये लाइन कहां से ले गया? फुटप्रिंट्स, पद चिन्ह, पैरों के चलने के निशान, फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड, नहीं पाए जाते हैं, इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। लंदन पुलिस के मुख्यालय को बच्चे स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। ऐसा किसमें कहा गया है? मेकाविटी द मिस्ट्री कैट में। टीएस इलियट ने बताया है। देख लो है क्या ऑप्शन में? रेस्ट थिंग को बिल्कुल गलत कर दो, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए, क्या कुछ आपको यहाँ पे करने को दिया है क्वेश्चन नंबर 91 में। क्वेश्चन नंबर 91 है, द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल दैट्स आफ्टर हर डेथ। ध्यान दीजिए, ग्रैंड मदर्स हाउस से ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, और कमला दास ने इसे लिखा है, द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल दैट्स आफ्टर हर डेथ। मतलब कमला दास की जो ग्रैंड मदर है उसके मर जाने के बाद घर क्या हो गया? तो घर क्रेजी हो गया, पागल हो गया। भैया घर कहीं पागल होता है? नॉइजी हो गया, वहां काफी शोरगुल होने लगा। साइलेंट हो गया, क्योंकि उस घर पे उनकी नानी के मरने के बाद कोई नहीं रह रहा था, इसलिए घर वो सुनसान वीरान है ना। और जो सुनसान है, वीरान है, वो क्या है? साइलेंट है, क्योटिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 को देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 92 पे आपको जो दिया गया है करने के लिए, वो एक बार देख लो। लिखा गया है, he drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken। कहां से लिया गया ये लाइन? ध्यान दीजिए, he drank enough, पहले तो उसने पर्याप्त पानी पिया जितना उसे प्यास था, and lifted his head, फिर उसने अपना हेड को उठाया, ड्रीमली एज वन हु इज ड्रंकन, जैसे कि किसी ने शराब पी रखी हो, जैसे झूमता हो, मदमस्त हो, नशे में। और ये लाइन कहां से लिया गया है भैया? तो आपने स्नेक जरूर पढ़ा होगा, डीएच लॉरेंस का लिखा हुआ, है ना। तो आप देख लो, स्नेक है क्या? बिल्कुल सही हो जाएगा। हटा दो आप इन चारों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 पे जो दिया गया है करने के लिए, क्या पूछ रहा है? द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डैश। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी ने लिखा। और क्या लिखा भैया? कि आवर पास्ट इज नॉट डेड, हमारा जो पास्ट है वो मरा नहीं है, वो समाप्त नहीं हुआ है। एंड स्टैटिक, और यह स्थिर भी नहीं है। इट इज अलाइव, यह जिंदा है। एंड डैश, तो एंड डायनामिक, गतिशील है। इथनिक नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं है, और प्रिजम्पशन, सॉरी प्रिजम्पशन नहीं है। सही आंसर क्या है भैया? डायनामिक। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। आई गेस ये लाइन महात्मा गांधी ने नहीं कहा है, एक्चुअली ये लाइन कहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच भारत इज माय होम में, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाओ, जल्दी से देख लो। सही आंसर पता है कमेंट कर दो, नहीं है तो यहाँ पे जान लो, सिखाने के लिए मैं खड़ा हूं। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक अ डैश। नानू काका ने अपना सिल्वर का, सिल्वर मतलब भैया चांदी का, स्नफ बॉक्स मतलब चिनौटी, चिनौटी बुझ रहे हैं ना भैया, खैनी खाने वाले लोग रखते हैं। तो सिल्वर का, चांदी का स्नफ बॉक्स उन्होंने निकाला एंड टुक और लिया। क्या लिया? तो खैनी खाएगा तो उससे, सिल्वर स्नफ बॉक्स से, चिनौटी से कोट तो नहीं ना निकलेगा, कुर्ता भी तो नहीं निकलेगा, पिंच ये तो नहीं निकलेगा। क्या भैया? पिंच, ये जो शब्द है पिंच, जिसका अर्थ है चुटकी, ए पिंच ऑफ स्नफ, याद होगा आपको अगर आपने पढ़ा है। क्या ये शॉर्ट स्टोरी मनोहर मालागोनकर का, ए पिंच ऑफ स्नफ। जब नानू काका फाइनली जब वेलफेयर मिनिस्टर के घर पे जाते हैं उससे मिलने को, हालांकि वहां मिलते नहीं है, वो घर पे आके मिलता है उनसे, तो वहां वो सिल्वर स्नफ बॉक्स लेके जाते हैं ताकि वो अपना बढ़िया इंप्रेशन बना पाए। बहुत सारी चीजें इस स्टोरी के अंदर, पूरी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे।
सेशन काफी लंबा हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 95 पे आप आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 95 सही लग रहा है कमेंट करो, सही आंसर क्या है? देखो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नेग्रो टू कंटिन्यू वर्किंग विद डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि नेग्रो समुदाय के लोग अपने स्ट्रगल को, अपने संघर्ष को जारी रखें। किसके साथ भैया? तो इस विश्वास के साथ। तो विश्वास सही है यहाँ पे। आप थोड़ा देख लो 95 पे क्या लिखा गया है। ऑप्शन क्या दिया है आपको? ऑप्शन दिया है वर्किंग विद हेटर, जेलसी और लव, फेथ। वो कैसे अपने स्ट्रगल को जारी रखें? तो विश्वास के साथ। किस विश्वास के साथ? कि एक न एक दिन उन्हें उनका हक मिलेगा, उन्हें उनका अधिकार मिलेगा, उन्हें अन्याय, अलगाववाद, शोषण से मुक्ति मिलेगी और उन्हें वो हक और अधिकार मिलेंगे जो वहां के गोरे लोगों को प्राप्त था। वो दिन आया, उस संघर्ष के बाद अमेरिका में वो दिन आया जब वहां से रंगभेद समाप्त हो गया, है ना? तो सही आंसर क्या है भैया? फेथ। बढ़िए, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ देखिए क्या कुछ लिखा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 96 पे है, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ डैश, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्टन रसेल, याद होगा आपको। और उन्होंने क्या कहा था? लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस, इतिहास लेखन के पूर्व जो सबसे महान आविष्कार हुए वो क्या थे भैया? देख लो, द आर्ट ऑफ फाइटिंग मतलब लड़ने की कला का आविष्कार हुआ? नहीं भाई। कुकिंग खाना बनाने की कला का आविष्कार हुआ? नो। राइटिंग लेखन कला का आविष्कार हुआ, तब ना लिखा गया हिस्ट्री, है ना? ताकि हम पुरानी चीजों को जान सके। आर्ट ऑफ हंटिंग शिकार करने की कला का आविष्कार हुआ? बिल्कुल नहीं। सही आंसर क्या है? राइटिंग, है ना? तो the last of the great prehistoric inventions was the art of writing, लेखन कला का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए, जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 97 समझ में आ रहा? जवाब दीजिए। द एंग्लो सेक्शंस इन्वेड डैश इन एडी ऑफ 449, 449 ईस्वी में एंग्लो सेक्शंस ने इन्वेड किया, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, जबरदस्ती घुस गए। कहा? इंग्लैंड में। एंग्लो सेक्शंस कौन थे? तो यही ना जर्मैनिक ट्राइब्स थे, जर्मनी में रहने वाले जो जनजाति के लोग थे, जर्मैनिक ट्राइब्स थे। वो 449 के आसपास कहाँ घुस गए भैया? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में घुस गए तो ब्रिटेन के जो मूल निवासी थे उन लोगों ने जर्मैनिक ट्राइब्स को क्या कह दिया? एंग्लो सैक्सन्स कह दिया। तो एंग्लो सैक्सन जो जर्मनिक ट्राइब्स थे उन्होंने भी इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे ब्रिटेन के, उनको कह दिया फॉरेनर्स। उनको फॉरेनर्स कह दिया या वेल्स कह दिया उन्हें, है ना? तो एंग्लो सैक्सन्स ने 449 में कहा इन्वेट किया था? कहा भैया? ब्रिटेन में। थाईलैंड, अमेरिका, जापान गलत है। और तब से अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हुई, है ना? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए जल्दी से। और ये क्वेश्चन दिया गया आपको कि विक्लिफ एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ डैश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। भैया विक्लिफ और विलियम लैंगलैंड, बायर्स द प्लाउमैन लिखा इन्होंने। ये किस इंग्लिश पीरियड के थे? ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ये लोग हुए, ये राइटर्स ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हुए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 पे क्या लिखा है? जल्दी से आप देख लो। लिखा है मेकाविटी इज सेड टू बी मिस्टीरियस बिकॉज, मेकाविटी को एक रहस्यमयी बिल्ली कहा गया है क्योंकि। क्यों कहा गया? ऑप्शन देख लीजिए। द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफल्ड बाय हिम, जो लंदन पुलिस का मुख्यालय है उसमें घबराहट है, इसकी वजह से। एक कारण ये है ही हैज अ हिडन पाव, ये बिल्ली एक छिपा रुस्तम है जो अपने पंजे को हमेशा छुपा कर रखती है। अर्थात इसके क्या प्लानिंग है, क्या आइडियाज हैं, कौन सा क्राइम करने वाली है, ये किसी को पता नहीं होता है। हिडन पाव है एक, ये है। नो वन अंडरस्टैंड हिज वेज, इसके तरीकों को कोई नहीं समझता है। ही हैज हिडन पावर्स, और इसके पास कुछ छुपी हुई हिडन पावर्स भी है, शक्ति भी है। ध्यान होगा आपको, ही हैज अ हिडन पावर। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट का पहला स्टांजा में ये बात लिखा हुआ है। बाद बाकी रेस्ट तीन ऑप्शन को आप गलत कर दो। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे।
और जवाब दे दो अगर तुम्हें पता है तो, नहीं पता है तो सीख लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, समझ आ रहा है, कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो। क्या लिखा है? एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू डैश, इंडिया, ग्रीस, रोम और चाइना। एटिक सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में आपने पढ़ा है इस बात को कि एटिक सिविलाइजेशन का संबंध, ताल्लुक कहां से था भैया? ग्रीस से था। इंडिया, रोम और चाइना में एटिक सिविलाइजेशन नहीं था। एटिक सिविलाइजेशन कहां था? ग्रीस में था। आई होप ये सेशन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, बहुत चीजों का आपने सीखा होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल्स को जो है आप फॉलो कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।